कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जिनवाणीं नमस्कृत्य मातृवद्हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते त्रियथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयुग दीपक भाग 3 चल रहा है और हम इसमें लोक का वर्णन पढ़ रहे हैं। उस लोक के वर्णन में भी दूसरे अधिकार में भवनत्रिक देवों का वर्णन है, जिसमें हमने भवनवासी, व्यंतर, इन देवों का पूरा वर्णन पढ़ने के बाद में ज्योतिषी देवों का वर्णन चल रहा है। कल की कक्षा में हमने उन ज्योतिषी देवों का स्वरूप समझा, वे कितने प्रकार के होते हैं, उनके विमान कहाँ स्थित हैं, उनका क्षेत्र कितना है, इस बारे में चर्चा की। और 2.5 द्वीप जो मनुष्य लोक है हमारा, उसमें वे ज्योतिषी देव किस प्रकार गमन करते हैं वो हमने यहाँ पर चर्चा की थी। आइए उन्हीं ज्योतिषी देवों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी पेज नंबर 33 निकाल लीजिए और प्रश्न संख्या 90। हम आगे और ज्योतिषी देवों के बारे में समझते हैं कि वे ज्योतिषी देवों में और क्या विशेषता है। देखिए प्रश्न संख्या 90। ज्योतिष के देवों के और राहु केतु के विमानों का स्वरूप कैसा है एवं उनकी किरणें कितनी कितनी हैं। सामान्य रूप से हम लोग एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण, ये 2 शब्द सुनते रहते हैं। उसका भी उत्तर इस प्रश्न के उत्तर में दिया जाएगा। सामान्य से सुनते हैं राहु विमान के द्वारा या राहु के द्वारा सूर्य ग्रस लिया, केतु के द्वारा चंद्रमा ग्रस लिया जाता है। तो ये ग्रसना क्या होता है, ग्रहण कैसे होता है। उत्तर देखिए, जिस प्रकार एक गोले के 2 खंड करके उन्हें ऊर्ध्वमुख रखा जाए तो चौड़ाई का भाग ऊपर और गोलाई वाला संकरा भाग नीचे रहता है, उसी प्रकार ऊर्ध्वमुख अर्धगोले के सदृश ज्योतिषी देवों के विमान स्थित हैं। जैसे कटोरा होता है हमारा, हम देखते हैं नीचे से गोल रहता है और ऊपर से भी गोल है, लेकिन वो आधा कटा हुआ जैसा है। तो ऐसे ही गोलाकार अर्धगोलाकार जो है, गोल आकार को अगर हम आधा बीच में से कट कर देंगे तो अर्ध गोलाकार जो है वह ज्योतिषी देवों के विमान का आकार है। इन्हीं विमानों में ज्योतिषी देव निवास करते हैं। विमानों का मात्र नीचे का गोलाकार भाग ही हमारे द्वारा दृश्यमान है, क्योंकि जैसे ये गोला है अब ये गमन कर रहा है और हम लोग रह रहे हैं यहाँ भरत क्षेत्र में ज़मीन पे, तो ये मात्र गोला जो नीचे का है वही हमें दिखाई देता है। ज्योतिषी देवों के विमान पृथ्वी कायिक होते हैं। इसको ठीक कर लें, पृथ्वी काय होते हैं, ऐसा हमको यहाँ पर समझना चाहिए। राहु का विमान चंद्र विमान के नीचे और केतु का विमान सूर्य विमान के नीचे गमन करता है। होता क्या है, जो राहु का विमान है वह चंद्र विमान के नीचे, जहाँ चंद्रमा है उसके नीचे नीचे राहु का विमान गमन कर रहा है, और सूर्य के विमान के नीचे केतु का विमान गमन करता है। इससे क्या होता है, प्रत्येक 6 माह बाद पर्व के अंत में अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या के अंत में राहु चंद्रमा को और केतु सूर्य को आच्छादित करता है और उसी का नाम ग्रहण है। आच्छादित मतलब ढकना। होता क्या है, जैसे ये समझ लीजिए, ये हो गया राहु का विमान, ये हो गया चंद्रमा का विमान, ये अपनी अपनी गलियों में गमन कर रहे हैं गोल गोल पूरा। 6 माह के अंत में होता क्या है, इसकी गमन की जो प्रक्रिया होती है उसमें नीचे का जो राहु का विमान है और ऊपर जो चंद्रमा का विमान है, जो हमको चंद्रमा दिखाई देता है, तो राहु के विमान के द्वारा वो पूरा ढक लिया जाता है। आच्छादित करने का मतलब होता है ढक लिया जाता है, और ढक लिए जाने के कारण से हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, और इसी को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। ऐसे केतु के विमान के नीचे सूर्य का विमान ढक लिया जाता है, ये कहलाता है सूर्य ग्रहण।
अन्य संप्रदाय में जैनेतर मान्यता में राहु और केतु दो देव बताए हैं। उनके द्वारा कथन किया है कि राहु के मुख में चंद्रमा ग्रहण हो रहा है, चंद्रमा घुस रहा है राहु के मुख में, उसको भक्षण कर रहा है। इस तरह की अन्य संप्रदाय में मान्यता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता ये है, सब अपने अपने विमान में गमन करते हैं, लेकिन जब पर्व का अंत अर्थात अमावस्या और जब पूर्णिमा ऐसी तिथि आती है, तब उस समय पूरा का पूरा राहु का विमान के द्वारा ऊपर चंद्रमा का विमान ढक लिया जाता है और केतु के विमान के द्वारा सूर्य का विमान ढक लिया जाता है। इसी का नाम चंद्र ग्रहण है और इसी का नाम सूर्य ग्रहण है। चंद्रमा की किरणें 12,000 प्रमाण हैं। अब यहाँ किरणों की भी संख्या निश्चित है और वे किरणें कैसी है, शीतल हैं, ये विशेषता है। चंद्रमा की जो किरणें हैं वे 12,000 हैं और शीतल हैं, और सूर्य की किरणें भी 12,000 हैं, किंतु वे तीक्ष्ण हैं, उष्ण हैं। शुक्र की किरणें 2,500 हैं, वे तीव्र अर्थात प्रकाश से उज्ज्वल हैं। संख्या उनकी कम है लेकिन प्रकाश तेज है। शेष ज्योतिषी देवों की किरणें मंद प्रकाश वाली हैं। मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा की किरणें ही अधिक प्रकाश वाली है। इसी कारण से, और उन दोनों में भी हम बात करेंगे तो सूर्य की किरणें और अधिक प्रकाश वाली है। उष्णता वाली तो है ही, लेकिन प्रकाश भी उनमें तेज है। उसी कारण से सूर्य के उदित होने पर जब वो किरणें यहाँ आती है, उसी से प्रकाश होता है, उसी से उजाला होता है। तो इस प्रकार ये जो हमने प्रश्न पढ़ा, इसमें राहु और केतु के विमान के द्वारा चंद्रमा और सूर्य के विमान ढक लिए जाते हैं और इसी का नाम ग्रहण होता है। अगला प्रश्न, ज्योतिष के देवों का विस्तार एवं बाहुल्य कितना है? बाहुल्य का मतलब होता है मोटाई, ऊंचाई कितनी है। देखिए, सर्व ज्योतिर्विमानों का बाहुल्य अपने अपने व्यास के अर्धभाग प्रमाण हैं। मतलब जितना व्यास होगा उसका आधा जो है वो उसकी मोटाई होगी। फिर से समझें क्या लिखा है यहाँ पे, सभी ज्योतिर्विमानों का बाहुल्य मतलब मोटाई कितनी है, अपने अपने व्यास के अर्धभाग प्रमाण हैं। जैसे माना कि अगर एक है तो अर्ध कितना हुआ, आधा। तो एक तो हो गया विस्तार, और जो आधा है वह क्या है, आधा है वह मोटाई है। इस अपेक्षा से समझना चाहिए। तो आधी उसकी मोटाई हो गई वहाँ पे। अब इसका उत्तर देखिए आगे क्या कह रहे हैं। ज्योतिर्विमानों के नाम, चंद्र विमान, व्यास कितना है, योजनों में लिखा है 56/61 योजन। ये योजन की अपेक्षा से व्यास कहा गया है। और मीलों में कितना लिखा है, तो मीलों में लिखा हुआ है 3,672 सही 8/61 मील। अगर हम इसी को मील में लगाते हैं, मील की अपेक्षा करते हैं योजन को मील में डिवीज़न करके, तो ये हुआ इसका व्यास। अब बाहुल्य इसका आधा कहा गया है, तो 56 का आधा हो जाएगा 28, तो 28/61 योजन, ये तो हो गया बाहुल्य। और इसी को अगर हम मील में कहेंगे तो 1836 सही 4/61 मील, ये इसका बाहुल्य अर्थात मोटाई हो गई। फिर से समझते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का डिस्टर्बेंस हो गया। इस प्रश्न का उत्तर फिर से देखते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत हो गया था। चंद्र विमान कैसा है, कितना है, उस चंद्र विमान की बात कर रहे हैं। वह जो चंद्र विमान है वह योजन की अपेक्षा लगाएंगे तो 56/61 योजन उसका विस्तार है, व्यास है। अगर हम उस योजन को मील में लगाएंगे तो 3,672 से 8/61, ये मील उसका हो गया व्यास, और व्यास जितना है उसका आधा उसकी मोटाई है।
तो वो यहाँ बताई जा रही है। योजन की अपेक्षा लगाएंगे तो 28/61 योजन और मील की अपेक्षा लगाएंगे तो 1836 सही 4/61 मील इसकी मोटाई है। सूर्य की कितनी है, तो सूर्य की बताई जा रही है 68/61 योजन, तो इसकी योजन की अपेक्षा से व्यास है और इसी को 3147 सही 33/61 मील इसका मील की अपेक्षा से व्यास कहा गया है। इसका आधा जो है वो बाहल्य अर्थात मोटाई है, तो 48 का आधा हो गया 24/61 योजन ये बाहल्य मोटाई है और मील में लगाएंगे तो 1573 सही 47/61। इसी प्रकार शुक्र है, एक कोस योजन की अपेक्षा से एक कोस में 1000 मील होते हैं, तो वो जो शुक्र नाम का जो ज्योतिर्विमान है वह 1000 मील लंबा है, उसका व्यास है। व्यास हमेशा ऊपर से निकालेंगे। हमने अर्ध गोलाकार जो निकाला है उसमें नीचे का नहीं, ऊपर वाला जो पार्ट आएगा ये गोल वाला, तो यहाँ से यहाँ तक का व्यास की हम चर्चा कर रहे हैं। और जब हम उसकी मोटाई की बात करेंगे तो आधा कोस और मील में लगाएंगे तो जो मील की स्थिति है तो जो मील की स्थिति है वह कैसी है उसकी बात करेंगे तो 500 मील वहाँ पर बाहल्य अर्थात मोटाई हो जाती है। गुरु विमान की बात करेंगे तो कुछ कम 1 कोस, इसी तरह कुछ कम 1000 मील व्यास है उसका, कुछ कम आधा कोस बाहल्य अर्थात मोटाई है और कुछ कम 500 मील उसकी मोटाई है। इस प्रकार सभी के यहाँ पे दिए गए हैं, हमको यहाँ पर सिर्फ पढ़ना ही है, समझने की दृष्टि से यहाँ पर कोई विशेष कथन नहीं है जिसको हम समझें। बुध विमान में भी योजन की अपेक्षा से आधा कोस, विस्तार में अगर हम लगाएंगे मील में तो 500 मील, इसे ही उसका आधा करेंगे तो 1/4 कोस मतलब 25% और ऐसे ही 250 मील मोटाई की अपेक्षा से। मंगल जो ग्रह है वह आधा कोस अर्थात 500 मील व्यास में है और 1/4 जो कोस है वो योजन की अपेक्षा से कहा गया है और फिर इसी प्रकार 250 मील की अपेक्षा से कथन किया है। ऐसे ही शनि ग्रह है वह आधा कोस बाहल्य उसका आधा कोस उसका व्यास है जिसको हम 500 मील कहते हैं और 1/4 जो है वह उसका मोटाई कही गई है योजन की अपेक्षा कोस की अपेक्षा और मील में लगाएंगे तो 250। ताराओं का जगन्य 1/4 कोस 250 मील, 1/8 कोस अर्थात 125 मील और ताराओं में जो मध्यम है उस अपेक्षा से 1/2 एवं 3/4 कोस लगाना चाहिए और उसी अनुसार आगे कहा गया है। ताराओं के उत्कृष्ट बाहल्य की चर्चाएं करेंगे तो 1 कोस हो गया, 1000 मील हो गया या कोस को मील में लगाएंगे और जब हम मोटाई की बात करेंगे तो 1/2 कोस अर्थात 500 मील। नक्षत्र विमान की बात करेंगे तो 1 कोस जिसको हम 1000 मील के रूप में जानते हैं ये हो गई उसका व्यास और व्यास से आधा मतलब आधा कोस और अर्थात 500 मील उसकी मोटाई हो गई। राहु विमान कुछ कम 1 योजन अर्थात कुछ कम 4000 मील ये इसका व्यास उसका व्यास हो गया। बाहल्य अर्थात मोटाई लगाएंगे तो कुछ कम आधा योजन अर्थात कुछ कम 2000 मील। केतु विमान कुछ कम 1 योजन अर्थात कुछ कम 4000 मील और कुछ कम आधा योजन उसकी मोटाई हो जाएगी अर्थात कुछ कम 2000 मील। तो ये जो बाहल्य और विस्तार बताया गया है, ये जो विमान स्थित हैं पूरे ज्योतिर्लोक में सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे, उनमें से मुख्य रूप से सूर्य चंद्रमा और ग्रहों की यहाँ चर्चा की है, वो जो 110 योजन के बीच वाले भाग में रहते हैं, इन सब विमानों का इतना स्पेस है, इतने बड़े बड़े विमान हैं ये। और ये मत समझिएगा कि उसमें एक ही देव रहता है, उसमें भी असंख्यात अनेक देव निवास करते हैं वहाँ पे, इसलिए इतने बड़े बड़े विमान वहाँ पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, ज्योतिष्क विमानों का पारस्परिक अंतर कितना होता है? एक विमान से दूसरे विमान में अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है? देखिए उत्तर, ताराओं का जघन्य अंतर 1 कोस का 7वां भाग है। जघन्य सबसे कम, अगर ताराओं की बात करेंगे तो ताराओं में सबसे जघन्य अंतर कितना बताया गया है? 1 कोस का 7वां भाग। इतना अंतर तो एक तारे से दूसरे तारे के बीच में होगा ही होगा।
मध्यम अंतर 50 कोस और उत्कृष्ट अंतर जो है वो 1000 योजन का है। 1000 योजन के अंतर से भी अनेक ताराएं विद्यमान हैं। सूर्य से सूर्य का और चंद्र से चंद्रमा का जघन्य अंतर 99,640 योजन है। जघन्य अंतर, अब समझिए इस बात को, एक सूर्य से दूसरे सूर्य के बीच में कितना अंतर है? 99,640 योजन का अंतर। चंद्रमा से और एक चंद्रमा से दूसरे चंद्रमा का, एक सूर्य से दूसरे सूर्य का। और उत्कृष्ट अंतर जो है वह 1,0660 योजन हैं। राजवार्तिक अध्याय 4 के अंतर्गत ये वर्णन वहाँ दिया हुआ है और उसी अनुसार यहाँ पर लिखा है। तो इतने अंतर से एक सूर्य से दूसरा सूर्य रहता है और इसी गैप से एक चंद्रमा से दूसरा चंद्रमा रहता है। ये जघन्य और उत्कृष्ट अंतर की यहाँ पर चर्चा की। अगला प्रश्न, अढ़ाई द्वीप से बाहर ज्योतिषी देवों की संख्या एवं अवस्थान किस प्रकार है? आपने ढाई द्वीप का वर्णन तो कर दिया, जिसमें हमने ये पढ़ा ढाई द्वीप में कि जो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं ये सुमेरु पर्वत के 1121 योजन से दूर जा कर के और गोलाकार पूरा परिक्रमा लगाते हैं, पूरे ढाई द्वीप वाले सूर्य, चंद्रमा आदि ज्योतिषी देव। अब ढाई द्वीप के बाहर जो सूर्य, चंद्रमा है आपने पहले लिखा वो अवस्थित हैं, एक ही जगह स्थिर हैं। तो वो कैसे रहते हैं, कैसे कितना प्रकाश देते हैं, वो यहाँ बता रहे हैं। पुष्करार्ध द्वीप के बाह्य भाग के प्रथम वलय में, पुष्करार्ध हो गया मानुषोत्तर पर्वत की बाउंड्री वॉल, उसके बाह्य भाग में प्रथम वलय में 144 चंद्र और 144 सूर्य हैं। हमने पढ़ा था पुष्करार्ध में 142 सूर्य, 142 चंद्रमा। यहाँ पहले वलय में, मतलब पहला जो गोलाकार होगा, वलय का मतलब गोलाकार, उसमें हो जाएंगे 144 चंद्रमा और 144 सूर्य, तथा द्वितीयादि वलयों में प्रथमादि वलयों से 4-4 की वृद्धि को लिए हुए हैं। पहले वलय में 144, 4 और आगे बढ़ाएंगे तो दूसरे वलय में 148, फिर 4 आगे बढ़ाएंगे तो 152। इस तरह 4-4 की वृद्धि लिए अगले अगले वलयों में सूर्य और चंद्रमा हैं। पूर्व के द्वीप समुद्रों के आदि में चंद्र सूर्य की जो संख्या है उससे उत्तरोत्तर द्वीप समुद्रों की आदि में चंद्र सूर्यों की संख्या दूनी दूनी है। क्या मतलब हुआ? पहले का जो द्वीप हुआ उसके अगले द्वीप में, पहले का जो समुद्र हुआ उसके अगले समुद्र में। लिख रहे हैं बहुत स्पष्ट रूप से, पूर्व के द्वीप समुद्रों में जो पहला वलय था जिसमें जो संख्या कही गई, जैसे माना कि पुष्करवर द्वीप की हम बात करें तो उसमें 142 संख्या कही गई पुष्करार्ध में। फिर पुष्करार्ध का जो आधा भाग उसमें 144 प्रथम वलय आया। तो आगे जो जाएंगे तो पहले वाले द्वीप और समुद्र में जितनी संख्या थी पहले वलय में, आदि का मतलब प्रथम वलय में, तो अगले द्वीप में, अगले समुद्र में वो पहला वलय जो उनका होगा गोलाकार, जहाँ पे वो निवास करते हैं, गति भले ही नहीं करते हों लेकिन वलय बना हुआ उनका, उसमें उन सूर्य और चंद्रमा की संख्या डबल दूनी दूनी होगी। जैसे उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, पुष्करार्ध द्वीप के प्रथम वलय में 144 चंद्र सूर्य है, तो पुष्करवर समुद्र के प्रथम वलय में 288 चंद्र सूर्य हैं। इस प्रकार सब जगह लगा लेना चाहिए। पुष्करवर द्वीप में आधा तो निकाल ही दीजिए, अब बचा पुष्करार्ध जिसमें पहला वलय, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मात्र बहिरवस्थिता की, जो बाहर स्थित हैं, जो ढाई द्वीप के बाहर हैं, ऐसे सूर्य चंद्रमा की हम चर्चा कर रहे हैं। उस दृष्टि से हमको ये समझना है पुष्करार्ध का जो पहला वलय है उसमें 144 सूर्य, 144 चंद्रमा है। तो पुष्करार्ध के बाद में जो पुष्करवर द्वीप आएगा, पुष्करवर समुद्र आएगा, जो तीसरे नंबर का समुद्र आएगा, उस समुद्र में 144 से डबल हो जाएंगे 288 सूर्य और 288 चंद्रमा हैं। मानुषोत्तर पर्वत से 50,000 योजन जाकर बाह्य पुष्करार्ध में प्रथम वलय हैं। कहाँ से? मानुषोत्तर पर्वत है, इससे 50,000 दूर गए तो यहाँ पे ये गोलाकार में प्रथम वलय बन जाएगा, जिसमें क्या है 144 सूर्य, 144 चंद्रमा हैं। प्रथम वलय से 1-1 लाख योजन आगे जाते हुए, ध्यान से, आगे द्वितीय आदि वलय कहाँ है, कितने हैं?
प्रथम वलय से 1-1 लाख योजन आगे जाते हुए क्रम से द्वितीय आदि वलयों में 4-4 की वृद्धि को लिए हुए चंद्र सूर्य है। प्रथम में 144 हो गए, अब आगे बढ़ेंगे तो 4 और वृद्धि हो गए, फिर तीसरे वलय में 4 और वृद्धि, फिर चौथे वलय में 4 और वृद्धि। इसी द्वीप समुद्रों में वेदिका के मूल से 50,000 योजन जाकर प्रथम वलय है। इसके बाद 1-1 लाख योजन जाकर आगे द्वितीय आदि वलय है। मतलब पहला हो गया 50,000, फिर आगे 1-1 लाख जाकर के दूसरे, यदि दूसरा वलय, फिर 1 लाख बाद, फिर तीसरा वलय, फिर 1 लाख बाद चौथा वलय, इस प्रकार है। सामान्य से सब ज्योतिषी देवों की संख्या असंख्यात हैं। अब ऐसे बहुत सारे हैं, हम कितनों की काउंटिंग करेंगे, इसलिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट कह दिया। राजवार्तिक अध्याय जो 4 है उसकी जो 13वें नंबर के सूत्र की चौथे वार्तिक में बहुत स्पष्ट लिखा है, वही वर्णन अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। ऐसे ज्योतिषी देव कितने हैं? ऐसे ज्योतिषी देव असंख्यात हैं। कहाँ तक हैं? ये पूरे घनोदधि वलय के पर्यंत है, लोक के अंत तक हैं पूरे, ऐसा हमको समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो ज्योतिषी देवों का वर्णन चल रहा है ये लोक के अंत तक हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य लोक संबंधी चंद्र सूर्य का गमन क्षेत्र कितना है? मतलब मनुष्य लोक में ये चंद्र सूर्य कैसा, कितना गमन करते हैं, 1 मिनट में कितना जाते हैं, इस प्रकार ये वर्णन यहाँ कर रहे हैं। देखिए ध्यान से उत्तर, चंद्र सूर्य के गमन करने की क्षेत्र गली को 4 क्षेत्र कहते हैं। ये शब्द हमको याद रखना है, क्योंकि अनेक स्थानों पर जब हम ये वर्णन पढ़ेंगे तो हमको ऐसे शब्द सुनने को मिलेगा। 4 क्षेत्र, 4 क्षेत्र किसे कहते हैं? चंद्रमा एवं सूर्य के गमन करने की जो क्षेत्र गली है, जो राउंड में गली बनी हो ना इस तरह से पूरी गोल गोल, ये 4 क्षेत्र कहलाती हैं। 2 चंद्र और 2 सूर्य के प्रति 1-1 4 क्षेत्र होता है। भाई दोनों चंद्रमा एक ही गली में तो गमन कर रहे हैं। हमने आपको कल निवेदन किया था, हम जो आज सूर्य देखते हैं वो सूर्य हमको कब दिखेगा? वही सूर्य हमको परसों के दिन दिखेगा। लेकिन ये सुमेरु पर्वत है तो यहाँ सूर्य है तो दूसरा सूर्य यहाँ होगा, ठीक है ना। तो दोनों की गली तो एक ही है, जिसे हम कहते हैं 4 क्षेत्र, गमन एक में एक ही गली में कर रहे हैं वो। तो चंद्रमा की एक गली, सूर्य की एक गली। यहाँ इस अनुसार बात करें तो चंद्रमा का 1 4 क्षेत्र और सूर्य का 1 4 क्षेत्र। जम्बूद्वीप के 2 सूर्यों का 1 4 क्षेत्र है। 4 का मतलब यहाँ संख्या नहीं समझिएगा, 4 का मतलब 4 क्षेत्र नाम है। ये बात अपन को अच्छी तरह से समझनी है। ये 4 क्षेत्र नाम हैं, ठीक है ना। क्या हुआ? जम्बूद्वीप के 2 सूर्यों का 1 4 क्षेत्र है, मतलब एक ही गली में दोनों सूर्य परिभ्रमण करते हैं। लवण समुद्र के 4 सूर्यों के 2 4 क्षेत्र, धातखंड द्वीप के 12 सूर्यों के 6 4 क्षेत्र, कालोदक समुद्र के 42 सूर्यों के 21 4 क्षेत्र और पुष्करार्ध के 72 सूर्यों के 36 4 क्षेत्र हैं। समझ में आई बात? मतलब एक 4 क्षेत्र में, 4 क्षेत्र का मतलब एक गली, गोल गली है ना, राउंड वाली, उस 1 4 क्षेत्र में 2 सूर्य गमन करते हैं अथवा 2 चंद्रमा गमन करते हैं। ऐसा अपन को समझना चाहिए। आगे देखिए, जम्बूद्वीप संबंधी चंद्र और सूर्य जम्बूद्वीप में तो 180 योजन क्षेत्र में और 180 योजन क्षेत्र में ही विचरते हैं। क्या मतलब हुआ? अच्छी तरह से समझिए। यहाँ पे जम्बूद्वीप है 1 लाख योजन, ठीक है। ये पूरा 1 लाख योजन पूरा गोल है, यहाँ से यहाँ तक। हम बात करें यहाँ बीचों बीच में सुमेरु पर्वत आ गया, इधर मोटे रूप में इधर 50,000, इधर 50,000। सूर्य कहाँ गमन करता है? ये लिख रहे हैं जम्बूद्वीप संबंधी चंद्र और सूर्य जम्बूद्वीप में तो 180 योजन क्षेत्र में। ये जम्बूद्वीप की बाउंड्री वॉल आ गई माना की, और यहाँ से लवण समुद्र प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ का जो 180 है यहाँ आता है माना की। तो जम्बूद्वीप जहाँ एंड हो रहा है उस सूर्य और चंद्रमा तो जम्बूद्वीप में तो 180 योजन में ही गमन करते हैं।
बाकी लवण समुद्र की तरफ गमन करते हैं, बाहर की तरफ। ऐसे लवण समुद्र के वहाँ और फिर बाहर की तरफ, ये आगे वर्णन आएगा। जम्बूद्वीप के सूर्य और चंद्रमा जम्बूद्वीप में कितने क्षेत्र में गमन करते हैं? मात्र 180 योजन में। पूरे में ऐसा नहीं समझिएगा कि पूरा हमारा क्षेत्र को ये इस तरह से प्रकाशित करते हैं, इस तरह गमन करते हैं। जो सुमेरु पर्वत से दूरी हम बनाएंगे, जम्बूद्वीप की बाउंड्री वॉल तक अपन को जाना है, तो वहाँ उस जम्बूद्वीप में मात्र 180 योजन, और फिर इस तरह से गमन करते 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 अभी हम आगे बढ़ेंगे, दूर हो जाते हैं। उनकी गलियाँ बनी हुई है, देखिए पूरा वर्णन पढ़े फिर हम समझते हैं। जम्बूद्वीप संबंधी चंद्र और सूर्य जम्बूद्वीप में तो 180 योजन क्षेत्र में ही विचरते हैं। शेष 330 सही 48/61 योजन लवण समुद्र में विचरते हैं। है चंद्रमा सूर्य किसके? जम्बूद्वीप के। लेकिन ये 180 योजन तो मात्र हो गए हमारे जम्बूद्वीप में, और 330 सही 48/61 योजन जो है ये लवण समुद्र में। मतलब इतना बड़ा जो इनका विचरण क्षेत्र माने, गली माने, उसमें से जम्बूद्वीप की 180 और लवण समुद्र की 330 सही 48/61 योजन माननी चाहिए। इनमें इनकी गलियां बनी हुई है। अर्थात 2 चंद्र और सूर्य 510 सही 48/61 योजन प्रमाण क्षेत्र में विचरते हैं। 180 जम्बूद्वीप का मिला लीजिए, 330 लवण समुद्र का, तो टोटल हो जाएंगे 510। ये 510 सही 48/61 योजन, ये गली मान लीजिए इनकी, और इनमें गलियां बनी हुई है, एक ही गली नहीं है ये अभी आगे आएगा। उन गलियों में ये गमन करते हैं। शेष पुष्करार्ध पर्यंत चंद्र सूर्य अपने अपने क्षेत्र में विचरते हैं। ये मात्र जम्बूद्वीप संबंधी चर्चा हुई, और जो शेष पुष्करार्ध तक के जितने भी चंद्रमा सूर्य हैं ये अपने अपने क्षेत्र में विचरण करते हैं। 510 सही 68/61 योजन प्रमाण वाले 4 क्षेत्र में, अच्छी तरह से समझिएगा, थोड़ा सा विषय समझने लायक है, कठिन है, 2-3 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे और उपयोग लगा के पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। 4 क्षेत्र का मतलब क्या है? 4 क्षेत्र का मतलब है सूर्य चंद्रमा के गमन करने की जो गली है, उस गली का नाम है 4 क्षेत्र। ऐसे शब्दों को ध्यान रखना है। 510 सही 48/61 क्या है? 510 सही 48/61 क्या है? ये है सूर्य चंद्रमा के गमन करने की मुख्य गली, टोटल स्पेस। इस प्रमाण वाले 4 क्षेत्र में चंद्रमा की 15 गलियां एवं सूर्य की 184 गलियां हैं। समझ में आ रहा है विषय? जो ये हमने बनाया 510 सही 48/61 योजन का जो स्पेस बनाया हमने आकाश में, इसमें चंद्रमा की तो 15 गलियां बनी हुई है गोल, इस तरह से एक गली गई, फिर 2 गली, फिर 3 गली, इस तरह से, और उसी में वो गमन करता है। सूर्य की 184 गलियां हैं जिनमें वो गमन करता है। एक गली में गमन किया, फिर दूसरी गली, फिर तीसरी गली, फिर चौथी गली, फिर 5वीं गली, इस तरह से वो 184 गलियों में गमन करता है। इनमें से क्रमशः दोनों चंद्र और दोनों सूर्य एक एक गली अर्थात वीथी में प्रतिदिन संचार करते हैं। एक एक गली में प्रतिदिन करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आया? जो सूर्य की 184 गलियां बनी हुई है, जो चंद्रमा की 15 गलियां बनी हुई है, ये जो दोनों सूर्य और दोनों चंद्रमा हैं एक दिन में पूरी एक गली को गमन पूरा कर लेते हैं दोनों मिलकर के। इस तरह से इनका क्रम होता है। अगला प्रश्न, विसदृश प्रमाण वाली परिधियों को सूर्य चंद्र समान काल में कैसे समाप्त करते हैं? क्या मतलब हुआ प्रश्न समझ में आया? फिर से पढ़े प्रश्न। विसदृश प्रमाण वाली परिधियों को क्या मतलब हुआ? अब ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा हुआ जम्बूद्वीप का सुमेरु पर्वत मान लीजिए, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए, और इसको अपन यूँ समझे कि इस तरह ये गमन कर रहे हैं। माना कि उदाहरण से समझे, अपन चंद्रमा का उदाहरण लेते हैं। 15 गलियाँ बनी हुई चंद्रमा की, तो अपन को यहाँ पे 15 राउंड बना देना है, ठीक है। अब प्रश्न ये कर रहे हैं यहाँ पे, जो पहली गली में गमन करेगा चंद्रमा, तो पहली गली तो छोटी हुई ना, दूसरी गली थोड़ा सा स्पेस बड़ा हो गया, राउंड लगाएंगे तो अपन।
अगर अपन कोई गोल 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 15 चीज़ें रख देंगे तो पहले वाला जो गोल वाला सर्कल होगा वो छोटा होगा, दूसरा उससे बड़ा होगा, तीसरा उससे बड़ा होगा, चौथा उससे बड़ा होगा। तो पूरा इसको अपन परिधि कहते हैं, है ना। व्यास से जो इस तरह, व्यास तो ऐसा हो गया, पूरा जो गोल सर्कल है वो परिधि कहलाती है। तो एक छोटी परिधि हुई, फिर दूसरी गली में आएंगे तो उसकी परिधि बड़ी होगी, फिर तीसरी गली में आएंगे तो उसकी परिधि बड़ी होगी। तो ये विसदृश हो गया ना, अलग अलग हो गई। उनकी परिधियों का जो प्रमाण है, परिधियों का जो विस्तार है वो एक जैसा हुआ क्या? नहीं हो पाया। तो ऐसे विसदृश प्रमाण वाली जो परिधियां हुई, उन परिधियों में सूर्य चंद्रमा समान काल में कैसे गमन कर लेते हैं? आप कह रहे हैं, अभी प्रश्न उठा, ध्यान से समझिए विषय को। अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में हमने पढ़ा प्रतिदिन वो एक गली को 2 सूर्य 2 चंद्रमा पूरा पार कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब ये जो एक गली को पार पूरा कर लेते हैं एक दिन में 24 घंटे में, तो प्रश्न ये बनता है कि जो छोटी गली है उसको भी आप 24 घंटे में पार करा रहे हो, और आगे बढ़ती जा रही है गलियाँ, दूर दूर होगी तो बढ़ेंगी गलियाँ, तो वो भी 24 घंटे में पार हो रहा है। तो दोनों की परिधि जब अलग अलग है, दोनों तीनों की या सबकी, तो फिर एक ही दिन में सारे के सारे कैसे गमन कर लेते हैं, समान रूप से कैसे गमन करते हैं, ये प्रश्न है। अब उत्तर देखिए, सूर्य और चंद्रमा प्रथम वीथी में कैसे गमन करते हैं? हाथीवत, हाथी के समान, जैसे हाथी चलता है। मध्यम वीथी में घोड़ेवत, घोड़े के जैसे। अब स्पीड थोड़ी बढ़ गई है, पहली वीथी में कैसे, अब छोटा स्थान है ना, छोटा स्थान है तो धीरे धीरे चलेंगे तो पूरे 24 घंटे में पार हो जाएंगे। अब थोड़ा बड़ा स्थान है तो थोड़ी स्पीड बढ़ा दी उन्होंने, तो घोड़े के समान। फिर और अंतिम वीथी में सिंहवत गमन करते हैं, घोड़े से भी तेज दौड़ता है शेर, तो उसके समान गमन करते हैं। अर्थात प्रथमादि वीथी में आगे जाते समय शीघ्र गति से एवं बाह्यादि वीथी से पीछे आते समय मंद गति से गमन करते हैं। क्या मतलब हुआ? पहली गली में है धीरे गमन करेंगे, फिर दूसरी गली में और थोड़ा तेज, फिर तीसरी गली में और तेज, फिर चौथी गली में और तेज, फिर इस तरह से 5वीं गली में और तेज, तेज 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 करते करते 15वीं गली में सबसे तेज गमन करेंगे, जब वो चंद्रमा 15वीं गली में होगा। ठीक है। अब वापस उल्टा लौटना है, तो उल्टा लौटना है तो 15वीं से 14वीं गली में आएंगे तो थोड़ा धीमा हो जाएंगे, फिर और 13वीं में आएंगे और थोड़ा धीमा, 12वीं में आएंगे और थोड़ा धीमा, ऐसे ऐसे धीमा करते 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 पहली गली में वापस हाथी के समान चाल हो जाएगी। ऐसे ही सूर्य में समझना चाहिए, पहली गली में धीरे धीरे चलेंगे, पहले से बढ़ते 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 स्पीड बढ़ाई बढ़ाते बढ़ाते सबसे ज़्यादा स्पीड हो जाएगी 184 गली लास्ट वाले में जब होंगे। तो इस प्रकार फिर से पढ़ें इसको, अर्थात प्रथमादि वीथी से आगे जाते समय शीघ्र गति से एवं बाह्यादि वीथी से पीछे आते समय मंद गति से गमन करते हैं। इस प्रकार विषम वीथियों को समान काल में पूरा कर लेते हैं। माना कि उदाहरण समझिए, माना कि चलना 2 किलोमीटर है और समय दिया गया आपको 2 किलोमीटर आधा घंटे में पूरा करना है। ठीक है। अब 2 किलोमीटर आधा घंटे में पूरा करना है तो हम आधा घंटे में पूरा कर आए। फिर आपको कहा गया 2.5 किलोमीटर आधा घंटे में पूरा करना है, तो क्या करेंगे, हम थोड़ा तेज़ दौड़ेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे ना। टाइमिंग आधा घंटे की है, लेकिन आपने स्पेस आधा 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर कर दिया, तो अब स्पीड तेज़ बढ़ाएंगे। और आपको कहा आधा घंटे में 3 किलोमीटर चलना है, तो फिर क्या करेंगे, और स्पीड बढ़ाएंगे। तो इस तरह से स्पेस अधिक होने से, परिधि अधिक होने से उनके विमानों की जो स्पीड है, गति है, वो बढ़ जाती है, वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। और जब वापस छोटी गलियों में आते हैं, छोटी परिधि में आते हैं, तो उनकी जो गति है, स्पीड जो है वो मंद हो जाती है। अगला प्रश्न, ज्योतिषी देवों का गमन किस प्रकार होता है? मतलब कौन तेज चलता है, कौन धीरे चलता है, ये देखिए। उत्तर, ज्योतिषी देवों में चंद्रमा का सबसे मंद गमन है। सबसे धीरे चलने वाला कौन? चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा से अधिक शीघ्रगामी है। जितना चंद्रमा गमन करता है, सूर्य उससे ज़्यादा तेज जल्दी गमन करता है। तथा सूर्य से शीघ्रगामी कौन है? ग्रह।
जितने भी ग्रह हैं वे सब सूर्य से भी अधिक जल्दी शीघ्र चलने वाले हैं, और नक्षत्र ग्रहों से भी अधिक शीघ्रगामी हैं, जल्दी चलने वाले हैं। और जो नक्षत्र से भी अधिक शीघ्रगामी कौन है? तारागण। तारागण उससे भी अधिक शीघ्रगामी है। मतलब सबसे अधिक तेज गति किसकी है? ताराओं की। सबसे अधिक तेज गति किसकी है? ताराओं की। सबसे मंद गति किसकी है? सबसे अधिक मंद गति किसकी है? चंद्रमा की। अब ये कितना गमन करते हैं ध्यान से देखिए। चंद्रमा अभ्यंतर वीथी में, चंद्रमा अभ्यंतर वीथी में 1 मिनट में 4,22,797 सही 31/1647 मील चलता है। कितनी सी देर में? 1 मिनट में। हम तो यहाँ से देखते हैं सुबह से शाम तक चंद्रमा यहीं का यहीं आया है। सुबह यहाँ था, अरे यहीं तो घूम रहा है। ये हमको लग रहा है कि इतना सही गया, कितना तेज गमन कर रहा है, स्पेस कितना दूर है हमारे और उसका। सोचिए 1 मिनट में 4,22,797 सही 31/1647 मील गमन करता है। इतनी फास्ट गति करता है वो। और इससे भी तेज चलने वाला सूर्य है, वो कितना चल रहा है देखिए। अभ्यंतर वीथी में सूर्य 1 मिनट में 4,37,623 सही 11/18 मील चलता है। ये गमन है, ये इस स्पीड में चलते हैं अभ्यंतर वीथी में जब होते हैं, है ना। पहली वीथी में, अभ्यंतर वीथी में। जब बाह्य वीथी में जाएंगे तो और स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ तो परिधि और ज़्यादा है, वहाँ तो परिधि और ज़्यादा है, इसलिए वहाँ तो और स्पीड बढ़ जाएगी। ये स्थिति होती है इनकी। इस तरह ये गमन करते हैं, इतनी फास्ट गति से गमन करते हैं। हम दूर हैं उनसे, इसलिए अपन को लगता है कि अरे अभी तो सूर्य यहाँ था, यहाँ से आने में इसको 12 घंटे लग गए, लेकिन इस 12 घंटे में वो कितना गमन करके आ गया, ये भी तो सोचें। अगला प्रश्न, ज्योतिषी देवों के संचार से क्या होता है? अब प्रश्न यही बना कि आप ये तो बता रहे हो कि 2.5 द्वीप में ज्योतिषी देव गमन करते हैं, चलते हैं, होता क्या है इनके संचार से? तो उत्तर दे रहे हैं, ज्योतिषी देवों के संचार से काल का विभाग होता है, काल का बंटवारा होता है। कैसे पता चला 1 दिन हो गया, कैसे पता चला 1 घंटा हो गया? इनसे। जम्बूद्वीप की वेदी के पास 180 योजन की आभ्यंतर प्रथम वीथी में जब सूर्य भ्रमण करता है तब दिन 18 मुहूर्त, 1 मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो इन 18 मुहूर्त को करेंगे तो 14 घंटे 24 मिनट का, और रात्रि 12 मुहूर्त अर्थात 9 घंटे 36 मिनट की होती है। ये प्रमाण निकाला है 24 घंटे में से, जब सूर्य आभ्यंतर वीथी में होता है ना, सबसे समीप होता है, उस समय क्या होता है? दिन ज़्यादा होता है और रात्रि कम होती है। किंतु जब वही सूर्य बाह्य वीथी में, बाह्य परिधि में परिभ्रमण करता है तब दिन 12 मुहूर्त का और रात्रि 18 मुहूर्त की होती है, जिसे हम कहते हैं दिन छोटे और रात लंबी होती है ना। जब दूर होगा तो निश्चित रूप से सर्दी पड़ती है, और जब समीप होता है तो गर्मी होती है। गर्मी के दिनों में दिन बड़े होते हैं, सर्दी के दिनों में दिन छोटे होते हैं, रात्रि बड़ी होती है। वही यहाँ समझना चाहिए। श्रावण माह में कर्क राशि पर स्थित सूर्य अभ्यंतर परिधि में भ्रमण करता है, तथा माघ माह में मकर राशि पर स्थित सूर्य सबसे बाह्य अंतिम परिधि में परिभ्रमण करता है। क्षेत्र की दूरी और गति की हीनादिकता से दिन छोटे बड़े होते हैं। जो वो गमन कर रहे हैं उस गति के अनुसार, और जो क्षेत्र है, अभी पहली वीथी, फिर दूसरी वीथी, फिर तीसरी वीथी, वीथी मतलब गली, 4 क्षेत्र जिसको अपन कहते हैं, तो उसके अनुसार हमारे दिन छोटे बड़े होते हैं। अपन पढ़ते हैं ना, बहुत बार होता है कि आज सूर्योदय हुआ 6:14 पे, कल सूर्योदय हुआ 6:22 पे, परसों सूर्योदय हो गया 6:04 पे। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? ये डिफरेंस इसी वजह से होता है, वो जो गमन करते हैं उस पर, और उसके साथ में जो वो परिधि चेंज करते हैं, गमन करते हैं, परिधियों में घूमते हैं, गलियों में, उस अनुसार चेंजेस होता रहता है। भ्रमण द्वारा 2 सूर्य एक परिधि को 30 मुहूर्त में पूरा करते हैं। भ्रमण के द्वारा 2 सूर्य, 30 मुहूर्त का मतलब हुआ 1 दिन,
एक मुहूर्त कितनी देर का हुआ? 48 मिनट का। तो 48 मिनट को 30 मुहूर्त 48 मिनट को 30 से गुणा करेंगे तो पूरा एक दिन 24 घंटे हमारे पास आ जाएंगे। तो दो सूर्य मिलकर के और एक दिन में पूरी एक परिधि को पूरा कर लेते हैं, पूरा भ्रमण करते हैं, ऐसा होता है। आगे प्रश्न, दक्षिणायन उत्तरायण किसे कहते हैं? उत्तर, सूर्य के प्रथम वीथी में स्थित होने से दक्षिणायन का और अंतिम वीथी में स्थित होने पर उत्तरायण का प्रारंभ होता है। जब सूर्य प्रथम वीथी से जाता है अन्य दूसरी वीथियों में तो दक्षिणायन शुरू हो गया, और अंतिम वीथी से वापस आता है तो उत्तरायण शुरू हो जाता है। श्रावण माह से पौष माह तक अर्थात 183 दिन हो गए, वहाँ तक सूर्य दक्षिणायन, तथा माघ माह से आषाढ़ माह तक अर्थात 183 दिन में सूर्य उत्तरायण में रहता है। दक्षिणायन के प्रारंभ के साथ पंचवर्षात्मक युग का प्रारंभ हो जाता है। एक पंचवर्ष का जो अपन युग बोलते हैं वो दक्षिणायन के साथ में प्रारंभ होता है, तब से लेकर के पूरा लगाएंगे और 5 वर्ष हो जाएंगे तो वो एक पंचवर्षात्मक युग कहलाता है। आगे देखिए, सूर्य का ताप कहाँ तक फैलता है? सूर्य कहाँ तक प्रकाश देता है? उत्तर, अभ्यंतर वीथी में स्थित सूर्य की अपेक्षा कथन कर रहे हैं। जब अभ्यंतर अंतरंग में सबसे पहली वीथी में वो जम्बूद्वीप के व्यास का अर्ध भाग, थोड़ा सा विषय जटिल है, ध्यान से समझिएगा। जम्बूद्वीप के व्यास का अर्ध भाग मतलब क्या हुआ? जम्बूद्वीप का व्यास कितना? 1 लाख योजन। उस 1 लाख योजन का आधा कितना हुआ? 50,000 योजन है। इसमें से द्वीप संबंधी 4 क्षेत्र का प्रमाण कितना है? 180 योजन। जम्बूद्वीप में 180 योजन स्पेस में तो परिभ्रमण कर रहे हैं, तो वो 4 क्षेत्र मतलब उनकी जो गलियां हैं वो हुई 180 योजन। उसको घटा देने पर 50,000 में से 180 के घटा देने पर 49,820 योजन आ गए, अवशेष रहा। अतः मेरू पर्वत के मध्य से लगाकर अभ्यंतर वीथी पर्यंत उत्तर दिशा में सूर्य का आताप 49,820 योजन अर्थात 19,92,80,000 मील दूर तक फैलता है। क्या मतलब हुआ? समझिए विषय को। माना कि ये हो गया हमारा सुमेरु पर्वत, ठीक है। पूरा का पूरा गोल यहाँ से यहाँ तक क्या है? जम्बूद्वीप। दोनों का आधा आधा कर दिया अपन ने, व्यास का आधा किया तो 50,000। अब वो जो सूर्य गमन कर रहा है वो कहाँ कर रहा है? 180 में कर रहा है, ठीक है ना। तो 50,000 ये, इसमें से 180 कम कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 49,820, ठीक है, 49,820 योजन। तो 49,820 योजन अवशेष रहा। तो मेरू पर्वत के मध्य से लगाकर बिल्कुल बीचों बीच से लगाएंगे तो आभ्यंतर वीथी, पहली जो वीथी आएगी, पहली जो गली आएगी, उसमें जब वो सूर्य होगा तब वो 49,800 योजन तक प्रकाश देगा। समझ में आया? क्योंकि 180 में से पहली वीथी में है ना, इसलिए 180 माइनस किए अपन ने। टोटल 50,000 है, 50,000 में से 180 माइनस क्योंकि कोई प्रश्न करेगा तो 180 योजन रूप स्पेस में जम्बूद्वीप में परिभ्रमण कर रहा है, पहली वीथी में है तो 180 हमने माइनस कर दिए, 180 माइनस कर दिए तो शेष जो 49,820 योजन का स्थान नीचे का बचा जमीन का, पृथ्वी का, उतने स्थान को वो प्रकाशित करता है। और लवण समुद्र की जब अपन बात करेंगे, वहाँ अपन ने भेजा था 330 सही 48/61 योजन की तरफ। तो जब लवण समुद्र की बात करेंगे तो लवण समुद्र का व्यास कितना है? 2 लाख योजन, है ना। ये चूड़ी के आकार का इस तरह से 2 लाख पूरा बना हुआ है इस तरह से। तो अब उसका उसमें 2 लाख योजन है, इसका छठा भाग कितना होगा? 2 लाख का छठा भाग बराबर 33,333 सही 1/3 योजन होता है। उस लवण समुद्र की जब हम बात करेंगे तो लवण समुद्र का 2 लाख योजन का छठा भाग निकाल करके 33,333 सही 1/3 योजन होता है। इसमें द्वीप संबंधी 4 क्षेत्र का प्रमाण मतलब 180 योजन मिला देने पर 33,333 सही 1/3 प्लस 180 जो पहले वाला का 180 है, जो जम्बूद्वीप वाले हैं उनको मिला दिया हमने, तो ये टोटल हमारे पास में आ गया
33,513 से ही 1/3 योजन हुआ। अतः सूर्य के आताप आभ्यंतर वीति से आरंभ करके लवण समुद्र के छठे भाग पर्यंत 33,513 से 1/3 योजन, अर्थात ये कितना हुआ मील की अपेक्षा से लगाएंगे तो 14,20,53,333 से 1/3 मील दूर तक दक्षिण दिशा में फैलता है। दक्षिण का तब अंतिम वीथी की तरफ जब हम जाएंगे तो वहाँ इतना प्रकाश वो सूर्य का मिलेगा। इसी प्रकार अन्य वीथियों में लगा लेना चाहिए। यहाँ 1-2 विधि बतला दी है। हो सकता है मेरा फिर निवेदन, विषय थोड़ा सा जटिल है, थोड़े से मैथमेटिक्स भी है, नया विषय भी है, कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी बार बार आप सुनेंगे, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो सरल है विषय, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, सूर्य बिंब से चित्रा पृथ्वी कितनी है? 800 योजन नीचे है। अपन ने पढ़ा था चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाने पर क्या मिलेगा? सबसे पहले चंद्रमा, और उससे 10 योजन ऊपर जाने पर क्या मिलेगा? सूर्य। तो चित्रा पृथ्वी से सूर्य कितना हो गया? 800 योजन के स्पेस ऊपर। तो चित्रा पृथ्वी जो है वो सूर्य बिंब से 800 योजन नीचे है और 1000 योजन चित्रा पृथ्वी की जड़ है। पूरी चित्रा पृथ्वी 1000 योजन है, इसलिए सूर्य का जो ताप है वो नीचे की ओर कितना आता है? 1000 + 800 बराबर 1800 योजन, अर्थात मील की अपेक्षा से बात करेंगे तो 72 लाख मील तक वह फैलता है, क्योंकि नीचे तक उसका प्रकाश जाने की सामर्थ्य होती है। उस जो सूर्य का जो प्रकाश है वो नीचे चित्रा पृथ्वी के अंत तक पहुंचने की सामर्थ्य वाला है उस अपेक्षा से। सूर्य बिंब से ऊपर की बात करेंगे। पहले बात की थी अपन ने तिर्यक की, जो बात अपन ने पहले वाले पैराग्राफ में की थी ना, ये 14,20,53,333 ये तिर्यक की बात की थी। अब अधो की बात की है। अधो हो गया हमारा चित्रा पृथ्वी तक, और अब ऊर्ध्व की बात करेंगे तो ऊर्ध्व में कितना तक प्रकाश जा रहा है? सूर्य बिंब से ऊपर 100 योजन पर्यंत ज्योतिर्लोक है। भाई 900 तक है ना, और सूर्य 800 में है तो 100 योजन तक ज्योतिर्लोक है। अतः सूर्य का आताप ऊपर की ओर 100 योजन अर्थात 4 लाख मील दूर तक फैलता है। इस प्रकार ये यहाँ पर कथन किया गया है, जो सूर्य का प्रकाश है वो चारों तरफ कितना फैलता है, अलग अलग दिशा की अपेक्षा से यहाँ परिमाण बताए गए हैं। 2-3 प्रश्न और हैं, सरल है, उनको भी हम कर लेते हैं ताकि हमारे ज्योतिर्विमान का ज्योतिर्लोक का वर्णन पूरा हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, 2.5 वर्ष में एक अधिक मास की उपलब्धि कैसे होती है? ये एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है और हम लोगों के माइंड में बहुत बार आता है कि हर 2.5 साल 3 साल में 1 महीना कैसे बढ़ जाता है। जैसे अभी इसी वर्ष अपन देख रहे हैं, इस वर्ष जो आश्विन है वो 2 हैं, डबल हैं, तो ये क्यों होता है, डबल क्यों हो जाते हैं? उत्तर देखिए, सूर्य गमन की 184 गलियाँ, इस विषय को ध्यान से सुनिएगा। सूर्य गमन की 184 गलियाँ हैं। एक गली से दूसरी गली 2-2 योजन अर्थात 8000 मील की दूरी पर है। एक गली से दूसरी गली कितनी दूरी पर है? 8000 मील, 2 योजन की दूरी पर। एक गली से दूसरी गली में प्रवेश करता हुआ सूर्य उस मध्य के 2 योजन अंतराल को पार करता हुआ जाता है। निश्चित है, जाएगा ही जाएगा। जब एक गली, ध्यान से सुनिए, एक गली में गमन किया, इधर देखिए, ये एक गली में गमन किया, अब इस एक गली यहाँ से, माना कि यहाँ से शुरू हुई है, तो अनादिकालीन प्रक्रिया है, लेकिन एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं, यहाँ से शुरू करके ये एक गली में गमन किया, यहाँ से दूसरी गली में आया, दूर हुआ 2 योजन, तो यहाँ से यहाँ आया तो उसको टाइम तो लगा ही सही। दूसरी गली में गमन किया, फिर तीसरे में आया 2 योजन की दूरी पे, फिर तीसरी गली में गमन किया, फिर 2 योजन की दूरी, तो बीच का जो एक गली से दूसरी गली का स्पेस है वो भी तो उसको गमन करना पड़ता है। एक गली से दूसरी गली में प्रवेश करता हुआ सूर्य उस मध्य के 2 योजन अंतराल को पार करता हुआ जाता है। इन पूरे अंतरालों को पार करने का काल 12 दिन हैं। टोटल पूरे अंतराल जितने 184 गलियों के, 184 गलियों के जो बीच बीच में अंतराल है 2-2 योजन के, इनको हम टोटल करेंगे तो इनमें 12 दिन लगते हैं।
क्योंकि उसका एक दिन में एक अंतराल पार करने का काल एक मुहूर्त है, अर्थात 48 मिनट है। अतः एक दिन में एक मुहूर्त हुआ, एक दिन में एक मुहूर्त किया ना उसने, जो 2 योजन तक, जो 2 योजन का स्पेस था वो कितनी देर में गमन किया सूर्य ने? 48 मिनट में। तो एक दिन में एक मुहूर्त हुआ, तो 30 दिन में कितने मुहूर्त हो गए? 30 मुहूर्त। और 30 मुहूर्त का मतलब क्या होता है? 24 घंटे, मतलब एक दिन। मतलब एक माह में हो गया एक दिन। एक माह में कितने दिन हो गए? एक दिन हो गए। तो 12 महीने में 12 दिन, 24 महीने 2 साल में 24 दिन, और 2.5 महीने में 30 दिन। 2.5 महीने में 30 दिन, क्योंकि 30 महीने हो गए ना। तो इस अपेक्षा से देखिए, फिर से पढ़ें इसको। अतः एक दिन में एक मुहूर्त की और 30 दिन में एक मास में अर्थात 30 मुहूर्त, अर्थात एक दिन की, 12 मास में 12 दिन की, और 2.5 वर्ष में 30 दिन अर्थात एक मास की, और 5 वर्ष स्वरूप एक युग में 2 मास की वृद्धि होती है। समझ में आया विषय? बहुत अच्छी तरह से फिर से समझिए। एक सूर्य को एक गली से दूसरी गली के बीच में जाने में 2 योजन का स्पेस है। जब वो परिभ्रमण करता है तो एक गली से दूसरी गली में जाता है, तो 2 योजन के स्पेस को उसको ग्रहण करके फिर वापस गमन करना पड़ता है। उस 2 योजन के स्पेस को गमन करने में उसको कितनी टाइम लगा? उत्तर मिला 48 मिनट, एक मुहूर्त। एक दिन में एक मुहूर्त हुआ, तो एक महीने में कितने मुहूर्त होंगे? 30 मुहूर्त, 30 दिन है इसलिए। ये जो 30 मुहूर्त हमारे हुए, तो एक मुहूर्त 48 मिनट का है, तो 30 मुहूर्त को यदि हम घंटे में लगाएंगे तो वो बन जाएंगे 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे का मतलब हुआ एक दिन। एक महीने में एक दिन का अंतर आ गया, एक दिन बढ़ गया। समझ में आ रही बात? अब एक महीने में एक दिन बढ़ गया, तो 12 महीने में कितने दिन बढ़ेंगे? 12 दिन। 12 साल, 12 महीने का एक वर्ष होता है। फिर 12 महीने में कितने दिन बढ़ेंगे? 12 दिन, तो 24 दिन हो गए। फिर आधे साल में कितने दिन बढ़ेंगे? 6 दिन। तो 24 और 6 30 दिन। 30 दिन बढ़ते ही एक महीना बढ़ गया। ऐसे 2.5 वर्ष में 1 माह की वृद्धि होती है, और आगे 5 वर्ष में 2 माह की वृद्धि होती है। ऐसा स्पष्ट रूप से कथन किया है। इसीलिए ये अधिक मास होता है, जिसको अपन बोलते हैं अधिक मास होता है। ये 1 महीना बढ़ गया, वो ऐसे ही होता है। अगला प्रश्न, ज्योतिषी देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? उत्तर, ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु पल्ले के 8वें भाग प्रमाण, और उत्कृष्ट आयु पल्योपम से कुछ अधिक है। परापल्योपम अधिकम, अर्थात ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से कुछ अधिक होती है। चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु 1,00,000 वर्ष अधिक एक पल्य है। ये याद रखने की चीज़ है। चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु 1,00,000 वर्ष अधिक एक पल्य है। सूर्य की 1000 वर्ष अधिक एक पल्य है। शुक्र की 100 वर्ष अधिक एक पल्य है। गुरु की एक पल्य, बुध, मंगल और शनि की आधा आधा पल्य है। और ताराओं तथा नक्षत्रों की उत्कृष्ट आयु पाव पल्य है, मतलब 1/4 पल्य है। होती वो भी असंख्यात वर्ष की है, लेकिन उस पल्ले में भी डिफरेंस होता है। ज्योतिष्क देवांगनाओं की, ये तो हुई देवों की आयु, देवांगनाओं की आयु अपने अपने देवों की आयु के अर्ध भाग प्रमाण होती है। जिस देव की वे देवियां हैं, उनसे आधी आयु उन देवियों की होती है। सभी निकृष्ट देवों के 32 देवियां होती है। निकृष्ट से तात्पर्य है छोटा सा छोटा भी अगर कोई देव है, चाहे वो नक्षत्र रूप में ही हो, चाहे वो ताराओं वाला ही हो, या और अगर अपन बात करें भवनवासी और व्यंतर की भी बात करें, तो भवनत्रिक में बहुत स्पष्ट लिखा है कोई सा भी छोटा सा छोटा देव हो, उसकी कम से कम 32 देवियां तो होती ही होती है। ये मिनिमम है ये तो, और तो फिर असंख्यात भी होती है। अगला प्रश्न, ज्योतिष्क विमानों के अकृत्रिम चैत्यालयों का क्या प्रमाण है? ये ज्योतिष्क विमान के जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं कितने हैं ये? उत्तर, ज्योतिष्क विमानों के असंख्यात विमान हैं, सब में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय हैं, अतः अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या भी असंख्यात है। कितने हैं ज्योतिष्क? असंख्यात हैं। 2.5 द्वीप तक के तो काउंटिंग बता दी थी, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर पूरे लोक में कितने फैले हुए हैं? असंख्यात फैले हुए हैं।
इसलिए जितने ज्योतिष के विमान उतने ही अकृत्रिम चैत्यालय। असंख्यात हैं तो अकृत्रिम चैत्यालय भी असंख्यात हैं। इसीलिए जब हम पूरे तीनों लोकों के अकृत्रिम चैत्यालयों की बात करते हैं, तब ऐसी स्थिति में 8,56,97,481 ये तो काउंटेबल हैं। इनके अलावा व्यंतर देवों के असंख्यात और ज्योतिषी देवों के असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं, ये समझना चाहिए। अंतिम प्रश्न इस अधिकार का भी और आज की कक्षा का भी। ज्योतिषी देवों के शरीर की अवगाहना एवं अवधि ज्ञान का विषय कितना है? उत्तर, ज्योतिषी देवों के शरीर की ऊंचाई 7 धनुष प्रमाण और अवधि ज्ञान का विषय भवनवासी देवों के अवधि ज्ञान के विषय से असंख्यात गुना जानना चाहिए। जो हमने अवधि ज्ञान भवनवासी देवों का जो अवधि ज्ञान का विषय पढ़ा था, उनके क्षेत्र के 25 कोस और वो जो कोस रूप में योजन रूप में चर्चा की गई थी, उनसे असंख्यात गुना ज्योतिष के विमानों का यहाँ पर कथन किया गया है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में से अगर अपन चर्चा करें तो ज्योतिषी देव कुछ उत्कृष्ट कहे गए हैं। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में अगर हम चर्चा करें तो भवनवासी और व्यंतर की अपेक्षा से कुछ अच्छे ज्योतिषी देव कहे गए हैं। उसका कारण उनकी जो मतलब यूँ कहना चाहिए कि उनकी आयु भी हम कह सकते हैं। उनकी आयु के अलावा, आयु तो वैसे भवनवासी में असुर कुमार की एक सागर है, लेकिन फिर भी उनको एक उत्कृष्टता की अपेक्षा से आचार्यों ने कथन किया है। अवधि ज्ञान का उनका क्षेत्र भी अधिक है। कुछ किंचित वो ऊर्ध्वलोक में भी रहते हैं, मतलब ज़मीन पे से 790 से 900 योजन के बीच के स्पेस में रहते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा से कुछ पुण्यशाली अधिक हैं। इस प्रकार ये हमारा दूसरा अधिकार भी पूरा हुआ और ज्योतिषी देव संबंधी चर्चा भी पूरी हुई। इस दूसरे अधिकार में हमने भवनत्रिक देवों के संबंध में चर्चा की। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन तीनों के संबंध में जो संक्षेप में चर्चा होनी चाहिए, कौन होते हैं, कितने भेद होते हैं, कहाँ रहते हैं, कितना इनका बाहुल्य है, इन विमानों में कहाँ रहते हैं, भवनपुर आवास कैसे हैं, सारा का सारा वर्णन भवनत्रिक का यहाँ पर आ गया। आप सभी से मेरा निवेदन है, दूसरा अधिकार पूरा हो गया है, आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ें। पढ़ कर के जो भी आपको समझ में नहीं आया वो आप पूछें, ताकि हमारे दूसरा अधिकार पूरा हो जाए, फिर आगे हम तीसरा अधिकार शुरू करेंगे। आइए अब हम आपके 10 मिनट आपके प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। प्रश्न, दिन रात का भेद क्या ढाई द्वीप में ही होता है क्या? ज्योतिष शास्त्रों का अध्ययन। अच्छा ठीक। एक प्रश्न, दिन रात का भेद मात्र ढाई द्वीप में ही होता है। अन्य स्थानों पे जहाँ तक सूर्य का प्रकाश या अन्य जो ज्योतिषी विमान हैं, ये सब इनका प्रकाश पहुँचता है, वहाँ उजाला समझना चाहिए, शेष स्थान में अंधेरा समझना चाहिए। दिन और रात का जो डिफरेंस है वो सिर्फ यहीं पे होता है। ज्योतिष शास्त्रों का अध्ययन जैन विधि से करना है तो किस ग्रंथ का अध्ययन करें? इसके संबंध में कोई विशेष या इस तरह का ग्रंथ अभी तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ज्योतिष में भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हुए हैं, आचार्यों के द्वारा भी है, मैं देख कर के आपको बता दूंगा। पुस्तक में चंद्र में सूर्य का बाहुल्य लिख दिया है और सूर्य में चंद्र का, कौन से नंबर के प्रश्न में बाहुल्य वाला जो आप बता रहे हैं? प्रश्न संख्या भी लिखते तो ज़्यादा, हाँ ठीक किया गया। चंद्र में सूर्य का और सूर्य में चंद्र का 56/61 योजन चंद्र विमान का और 48/61 योजन सूर्य विमान का। मैं इसको देख करके बताऊंगा। अगर आप कह रहे हैं ऐसा है तो इसको ठीक कर लेंगे, इसको कल बता दिया जाएगा आपको क्या ठीक है। एक कोस में 1000 मील कैसे होते हैं? एक कोस
2 मील का होता है, कृपया समाधान करें। यहाँ पर जो कोस या योजन की चर्चा है ये महायोजन की अपेक्षा से है, इसलिए महायोजन में 1000 मील होते हैं, हमको ऐसा ही समझना चाहिए। क्योंकि जब हम महायोजन की बात करते, हाँ, एक कोस में 1000 मील, महायोजन में जो 2000 कोस का एक महायोजन होता है। तो जब महायोजन की बात करेंगे तो जैसे एक योजन लघु योजन 4 कोस का भी होता है, महायोजन जो है वो महायोजन 500 गुने का अंतर हो गया, तो यहाँ भी 500 गुने का अंतर हो गया। एक कोस 2 मील आप बता रहे हैं तो वो एक कोस लघु वाला है, हम यहाँ जिस कोस की बात कर रहे हैं ये बृहद बड़ा वाला है, तो 500 योजन का मतलब 2 मील आप कह रहे हैं, तो 500 दूना 1000, तो 1000 मील वहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ महायोजन महाकोस की चर्चा है। ज्योतिषी देवों का सामर्थ्य कितना है ये प्रश्न यहाँ पर आया नहीं, और चूँकि ज्योतिषी देवों की शक्ति भी अनेक कही गई है, लेकिन वहाँ पर चूँकि उन भवनवासी और व्यंतर देवों के समान किसी तरह की शक्ति का वर्णन नहीं है, किरणों रूप उनके प्रकाश रूप शक्ति या उनकी किरणों का वर्णन जरूर मिलता है, वही समझनी चाहिए। क्या विज्ञान जैसे ग्रह बताता है जैसे प्लूटो, नेपच्यून आदि, वे ज्योतिषी देवों के वर्णन में नहीं आया? मैं आप लोगों को छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। विज्ञान की दृष्टि और आज जो हम वर्तमान में जिस स्थान पर हैं, जैनिज्म या जैन धर्म में वर्तमान में हम जो बोल रहे हैं, जितनी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, सूर्य, चंद्रमा, इन सबको अपन पढ़ते हैं, साइंस इससे कुछ डिफरेंस है। विज्ञान क्या चीज़ है? विज्ञान की अगर सही परिभाषा हम समझें तो पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज बहुत अच्छी परिभाषा देते थे। सत्य के प्रयोग में किए जाने वाली खोज का नाम विज्ञान है। मतलब जो सही है उसकी तरफ जो खोज कर रहा है उसका नाम विज्ञान है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये हमारा लास्ट डिसीजन है। अब जैसे हम चर्चा करते हैं, साइंस कहता है कि जो पृथ्वी है वो घूमती है और सूर्य स्थिर रहता है। जब यही प्रश्न आइंस्टाइन से पूछा गया तो आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा एक घूमता है, एक स्थिर रहता है। जब उससे फिर प्रश्न किया गया, आप स्पष्ट कीजिए ना कि एक घूमता है, एक स्थिर रहता है, कौन स्थिर रहता है और कौन घूमता है? तो उन्होंने वापस उत्तर दिया, ये आपका प्रश्न बेवकूफ़ी वाला है। मैंने कहा कि एक घूमता है, एक स्थिर रहता है। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं कि सूर्य स्थिर रहता है और पृथ्वी घूमती है। तो उन्होंने उत्तर दिया, सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर रहती है। तो इसलिए साइंस खुद नहीं पहुंच पा रहा है। हम जो वर्तमान में 9 ग्रहों की बात करते हैं, साइंस जो प्लूटो, नेपच्यून इनकी बात करता है, ये 9 ग्रह हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो 88 ग्रह हैं। एक चंद्र विमान के पूरे जो अपन काउंटिंग करेंगे, और बड़े ग्रंथ अपन त्रिलोक साथ त्रिलोय परिणति पढ़ते हैं, उनमें आया है चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रति इंद्र है, और उसके 88 ग्रह हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और समझिए, पहले एक प्रश्न भी आया था, ये ज्योतिषी विमानों का वर्णन है इसलिए वो प्रश्न नहीं दिया यहाँ पे। वर्तमान में हमारे जैन धर्म में जो नवग्रहों की मान्यता है ये पूर्ण रूप से आगम सम्मत नहीं है। कहीं पर भी हमारे जैन धर्म में 9 ग्रहों का वर्णन आया ही नहीं है कि 9 ग्रह भी होते हैं क्या। हमारे यहाँ तो ग्रह 88 हैं। इस विषय में बहुत रिसर्च हुई है। वर्तमान के जो 9 ग्रह मानते हैं, 9 ग्रहों से अनुसार भगवान बना दिए गए, उनके मंत्र बना दिए गए, ये सब आगम में कहीं पे पढ़ने को नहीं मिला। उन 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा भी लिए जाते हैं। जो नवग्रह की मान्यता है उसमें सूर्य चंद्रमा को भी इंक्लूड किया जाता है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सूर्य और चंद्रमा जो है वो ग्रह की कोटि में कैसे आ सकते हैं? सूर्य और चंद्रमा को तो अभी अपन ने पढ़ा, चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रति इंद्र है, तो फिर वो ग्रह कैसे हुआ? और जब ग्रह नहीं है तो फिर 9 ग्रहों में सूर्य चंद्रमा को क्यों लिया जाता है? तो ये बात बहुत अच्छी तरह से हमको समझनी है। हमारे यहाँ 88 ग्रह है। वर्तमान का विज्ञान कहाँ तक पहुँच पा रहा है ये हम नहीं कह सकते हैं। लोग कह रहे हैं चंद्रमा तक पहुँच गया, मंगल ग्रह में जाकर के प्लॉटिंग हो गई, प्लाट काट दिए, वहाँ पे जाकर के रहने का स्थान बना दिया। ये कितना सच है कितना झूठ है? जब चंद्रमा पे जाने की बात आई थी तब खुद नील आर्मस्ट्रांग से पूछा गया, सारा का सारा वो हिस्ट्री आप लोगों को पता है, उसको बाइबल हाथ में लेकर के कहने के लिए कहा कि आप इस पे हाथ रख करके बोलिए कि आप सच में चंद्रमा के ऊपर जा कर के आए हैं। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं बाइबल को स्पर्श करके नहीं बोल सकता। क्रिश्चियन है वो, उसने मना कर दिया। और बाद में ही वही बात हकीकत सामने आई और कुछ भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के एक स्टूडियो में फिल्म बनाई गई थी।
जिसमें उसको अन्य पूरे आकाश में उड़ता हुआ दिखा करके और वहाँ तक पहुँचा दिया और बोल दिया हम चंद्रमा पे जाके आ गए। ऐसा थोड़ी आया जा सकता है। तो इसलिए सारी चीज़ों को समझ करके और अपन को चलना चाहिए। जैन धर्म लिखने वाले, जैनिज्म, आप इस वर्णन को पढ़ रहे हैं, उनसे एक बात ये तो अपन को श्रद्धान का विषय बनाना चाहिए कि हमारे आचार्य कितने महान थे, कितनी सूक्ष्म दृष्टि से एक एक योजन, एक एक मील, एक एक किलोमीटर की बात कर रहे हैं, एक एक मुहूर्त की बात कर रहे हैं, एक एक मिनट की बात कर रहे हैं कि ये जो सूर्य हमको दिख रहा है, चंद्रमा हमको दिखा, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, सुबह से शाम हो गई, ये हमको सुबह से शाम लग रही है, 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है वो, इतनी फास्ट चलता है वो। और मैं पूछता हूँ साइंस से, इतनी फास्ट जो सूर्य चंद्रमा गमन कर रहा है तो पकड़ेंगे कहाँ से उसको? जब 1 मिनट में इतना मील गमन कर रहा है तो क्या आप जिस विमान से गए हो, जिस हवाई जहाज से आप गए हो, आप जिस रॉकेट से गए हो, वो आपका इतना मील गमन कर रहा है, इतनी दूरी गमन कर रहा है? वो कैसे हो सकता है? तो जब अपन बहुत अच्छी तरह से, अपन सौभाग्यशाली हैं, जैन धर्म पढ़ रहे हैं, जिन्हें भगवान वीतराग वाणी अपन पढ़ रहे हैं, दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो उपदेश दिया है, ये सर्वज्ञ का उपदेश है, सर्वज्ञ के वचन है और उसी अनुसार आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है। इसलिए उनकी वाणी पर हमें अडिग श्रद्धान करना चाहिए, पूरा दृढ़ श्रद्धान करना चाहिए। और जितना साइंस जहाँ तक पहुँच पा रहा है वहाँ पहुँच रहा है, उसको पढ़ करके साइंस को नहीं मानना है। हमको जैन धर्म पढ़ करके, और साइंस जब कोई नया खोज करता है तो अपने आप में गर्व महसूस करना है कि नहीं, देखो जो हमने आज से लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पहले, अनादिकाल पहले हमारे आचार्यों ने लिख दिया कि 1 बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव होते हैं। साइंस पहले कहाँ मानता था? फिर जब काउंटिंग की गई तो 36,450 निकले 30 जीव। आज विज्ञान के पास में भी ये संयंत्र है, उन्होंने 1 बूंद अनछने पानी को 1 लाख गुना बड़ा किया। वो वीडियो आप लोग देखे भी होंगे, यूट्यूब पे भी ये सब जगह मिल जाएगी आप लोगों को। अपनी मशीन के द्वारा 1 लाख गुना जूम करके उसको देखा, उसमें छोटे छोटे कीड़े बिलबिला रहे हैं। हमारे आचार्य पहले ही जान चुके, क्योंकि उन्होंने आँखों से नहीं देखा, उन्होंने आत्मा से देखा, उन्होंने केवल ज्ञान से देखा, उन्होंने अवधि ज्ञान से उन चीज़ों को देखा है। पहले हमेशा से हम तो कह रहे हैं एक इंद्रिय पूरे हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। पहले विज्ञान वनस्पति में कहाँ जीव मानता था? जब जगदीश चंद्र बसु ने एक्सपेरिमेंट किया मटर के ऊपर, तब जाकर के उन्होंने बताया कि नहीं, हाँ, पेड़ भी श्वास लेते हैं, पेड़ भी जीवन जीते हैं। आज साइंस खुद कह रहा है, अगर कोई पेड़ के पास में कुल्हाड़ी लेकर के जाता है तो पेड़ सहम जाता है, अगर उसको खाद डालने जाता है, पानी डालने जाता है तो बड़ा खिलखिलाता है। आप किसी पेड़ के पास में जाकर के खूब तेज तेज गालियाँ बको, उल्टा सीधा बोलें, नकारात्मक ऊर्जा उसको दें, तो वो 15 दिन में सूख जाएगा। और किसी पेड़ को बड़े प्यार से सहलाओ, उसकी प्रशंसा करो, ऐसा करेंगे तो वो पेड़ निश्चित रूप से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सब जो स्थितियां हैं निश्चित रूप से जैनिज्म है, महान जैन धर्म है। इस जैन धर्म का तो पूरा विश्व लोहा मानता है कि कितना एक एक सूक्ष्म विषय की, एक एक समय की बात करता है। वही बात अपन को यहाँ पर समझनी चाहिए। 1 कोस 2 मील के बराबर, ये छोटे मील की चर्चा है, छोटे कोस की हम बड़े की बात कर रहे हैं। नंदीश्वर द्वीप में अंधकार है या सूर्य का प्रकाश है? नंदीश्वर द्वीप में प्रकाश भी है, और जो जहाँ हमारे अकृत्रिम चैत्यालय है वहाँ प्रकाश और उजाला समझना चाहिए, क्योंकि ज्योतिर्मय रत्नबिंब, जिनबिंब वहाँ पर विराजमान है। लाल नख, मुख, नयन, श्याम, अरु, श्वेत आदि जो हम वर्णन पढ़ते हैं, और जब उस पूरे चैत्यालय का वर्णन पढ़ते हैं तो रत्न दीपक हैं, रत्नों के खचित वहाँ पे प्रतिमाएं बनी हुई है, तो वहाँ तो निश्चित रूप से उजाला और प्रकाश ही समझना चाहिए। अंतिम प्रश्न आज का, लवण समुद्र के सूर्य चंद्र विमान, क्योंकि ये 790 से 900 योजन के बीच में ही हैं, लेकिन लवण समुद्र के जल की शिखा 15,000 योजन से 21,000 योजन तक होती है। इस प्रकार लवण समुद्र के सूर्य चंद्र विमान जल के अंदर ही होंगे, कृपया स्पष्ट करें। नहीं, लवण समुद्र के जल की शिखा 15,000 योजन, ये तो हमने हमारे वर्णन कहीं पढ़ने में आया नहीं। इन सज्जन से मेरा निवेदन है, ये थोड़ा सा मुझे बताने का कष्ट करें, क्योंकि अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो लवण समुद्र के जल की शिखा, क्योंकि 790 से 900 योजन के जो बीच का स्पेस है उसमें हमारे सूर्य चंद्रमा आदि पूरे गमन करते हैं। लवण समुद्र की जल की रेखा इतनी ऊपर जा रही है। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, हो सकता है ये विषय और देखने लायक हो मेरा, देख करके बता दिया जाएगा। बाकी
जो जितना भी द्वीप है, हमारे जितने भी द्वीप है वो चित्रा पृथ्वी पे है, और जितने भी समुद्र बने हुए हैं वो वज्रा पृथ्वी पर बने हुए हैं। तो 1000 का अंतर तो वैसे भी वहाँ पर आ ही जाएगा। 1000 नीचे से पानी का उनका जो तल है, समुद्रों का जितना सबका तल है वो वज्रा पृथ्वी पे है, और द्वीप का जो सबका तल है वो चित्रा पृथ्वी पे है। ये हमको समझना चाहिए। आइए, समय हमारा हुआ। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय, 2.5 द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।